फर्स्ट कैटेगरी जो चैप्टर्स आपकी इजी है प्लस स्कोरिंग है, जो आसान है और उसमें मुझे मार्क्स मिल रहे हैं तो मैं उसे क्यों ना करूं। सेकंड कैटेगरी जो इस टाइम पे बहुत सारे टीचर फ्रेंड आपको नए नए जो है आपको बताएंगे कि आप ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो, एंड आपने ऑलरेडी पहले उनके कहने पे बहुत सारे बुक्स ले लिए हैं, एंड फिर न्यू एडिशन तो जो आपका पब्लिशर वो न्यू पर न्यू तो देगा ही ना, क्योंकि जान रहे बच्चे प्रेशर में तो वो बुक खरीदेंगे ही। हेलो एवरीवन, सो आप सभी का मैथ्स का एग्जामिनेशन 11th मार्च को है, ठीक है, एंड उससे पहले 7th मार्च को आपका सोशल साइंस का एग्जाम है। तो आपको मैथ्स का रिवीजन करने के लिए 3 डेज का टाइम मिल रहा है, और ये 3 डेज सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, ना कि कोई चैप्टर को फिर से पढ़ने का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 1 मंथ का आपको स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने मैथ में 95% स्कोर कर सकते हो। आपका मैथ का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, बस शर्त यह है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ही सिर्फ, वरना फिर नहीं होगा। बिकॉज ये आप भी जानते हो, मैं भी, कि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है आपके एग्जामिनेशन में। एंड मैथ्स कब है आपका? सबसे लास्ट डेट में, जब आपका साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सब हो जाएंगे, तो लास्ट में आपके पास मैथ्स आता है। तो उस मैथ्स से पहले जो आपने चैप्टर्स का एग्जाम देना है, आप उसकी रिवीजन करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसा है ना कि आपका एग्जामिनेशन यहाँ 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपका काफी लंबा गैप यहाँ पे चला जाएगा मैथ्स के पास पहुंचते। तो वहां पे क्या होगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हो, उस चक्कर में थोड़ा सा आप मैथ्स का रिविजन नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा वहां पॉसिबिलिटी होता है कि आप कुछ भूल जाओ, ठीक है। तो वो सारा तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब वो सब आप कैसे कर सकते हो वो आगे इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत से मैंने ये टाइम टेबल स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाया है, ताकि आप मैथ में 95 स्कोर कर सको, और ये आप ये करके रहोगे, मुझे पता है, और आपको खुद पर भी बिलीव होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो फ्रेंड्स, ये जो मैथ बेसिक लिए है उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो मैथ स्टूडेंट स्टैंडर्ड लिए उनके लिए तो है ही, और जो स्टूडेंट मैथ्स का कंपार्टमेंट देने वाले, जो प्राइवेट कैंडिडेट है, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ही उनको पेपर देना, उनके लिए भी है। ठीक है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी 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 हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को फ्रेंड्स आप 2x पे स्पीड करके देखो, बट पूरा देखना, ठीक है। बहुत ही मेहनत से मैंने स्ट्रेटेजी टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैथ्स में आपके टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है। इन 14 चैप्टर को मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी मीन्स, फर्स्ट कैटेगरी जो चैप्टर्स आपकी इजी है प्लस स्कोरिंग है, जो आसान है और उसमें मुझे मार्क्स भी मिल रहे हैं तो मैं उसे क्यों ना करूं। सेकंड कैटेगरी जो आपकी एवरेज है, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा हार्ड, एवरेज है प्लस स्कोरिंग है वो। थर्ड कैटेगरी जो चैप्टर्स थोड़े हार्ड हैं, ठीक है, हार्ड है प्लस स्कोरिंग है, हार्ड के साथ साथ उससे हमें नंबर भी मिल रहे हैं, तो वो चैप्टर्स तो हमें पढ़ने पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी आपका हार्ड है बट लेस स्कोरिंग है, वो चैप्टर पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत ही मार्क्स का फर्क पड़ रहा है, तो वो चैप्टर शायद आप लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके बताती हूँ मैं कि कौन से कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ये मैंने खुद से, जो मेजोरिटी स्टूडेंट होते हैं कि उनको ये चैप्टर्स इजी लगता है, उसको ध्यान में रख के मैंने ये सारा कैटेगरी बनाया है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि जैसे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा पसंद था स्कूल में, तो वो मेरा फेवरेट चैप्टर था, तो वो मुझे हार्ड नहीं लगता था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर्स है आपके, वो वहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है कि ये चैप्टर्स मुझे इजी लगते हैं, हार्ड नहीं, बट मैक्सिमम सारे चैप्टर्स लगभग वही होंगे, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आपका क्या है, जो इजी एंड स्कोरिंग है, उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट आपका रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, जिससे आपके एग्जाम में लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका सैंपल पेपर आया था, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया था, उसके बेसिस पे जो ब्लूप्रिंट बना था, उस ब्लूप्रिंट में आपके पॉलिनोमियल का मार्क्स 4 है, मतलब कि सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपको ये 6 मार्क्स दे के जाएगा, तो क्यों ना इसको करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर एक आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि मैं यहाँ पे 30 डेज का सीरीज चला रही हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स में 1 शॉर्ट में कंप्लीट करवा रही हूँ, और ये भी बोलती हूँ कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट कर देना। तो साथ ही में आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये चैप्टर्स आप पहले बता दो, मैं आपको वो चैप्टर पहले 1 डाल दूंगी, जिसका भी कमेंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपका एवरेज स्कोरिंग है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स मैंने रखे हैं वो देखो। फर्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि 6 मार्क्स के हो, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकंड फिर आपका हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी 6 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। थर्ड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके एग्जाम में 11 मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, एंड स्टैटिस्टिक्स से आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ स्टैटिस्टिक का ही है, तो जिन भी स्टूडेंट का अभी तक स्टैटिस्टिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, वो वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। एनसीईआरटी की एवरी सिंगल क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो सारे मेरे हैंड रिटन है, कुछ कंप्यूटराइज नहीं है, सब मैंने खुद से हाथ से सॉल्व करके वहां पे पीडीएफ बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, जो आपकी हार्ड है प्लस स्कोरिंग है, उसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट मैं बात करूं तो ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपके कितने मार्क्स के होते हैं,
ट्राइंगल आपके 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो सैंपल पेपर आया उसी के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं मार्क्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। ट्राइंगल्स आपके 8 मार्क्स के होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को वो ट्राइंगल टफ भी लगता है एंड वो हार्ड है भी थोड़ा, ठीक है, उसे समझना होता है। सेकेंड चैप्टर आपका हो गया सर्कल। सर्कल से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी ट्राइंगल एंड सर्कल ज्योमेट्री है एंड दोनों में से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये तो कंफर्म है। दोनों में कुछ मार्क्स का डिफरेंसेस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्राइंगल एंड सर्कल से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर एंड जो आपका सिंपल रहता है फॉर्मुला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जो सिंपल बेस्ड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री उसे मैं समझती हूँ कि वो आप को आता होगा, अगर आपको फॉर्मुलाज याद है तो वो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के तो आपसे बन जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का बात रह गया, वो थोड़े टफ होते हैं एंड जो आपके केस बेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर पूछा गया था, इस ईयर भी पूछा गया, मतलब सैंपल पेपर में, ठीक है। लास्ट ईयर पीवाईक्यू में आपका पूछा गया था। सो ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में कितने मार्क्स से होते हैं? 12 मार्क्स का आपका ट्रिगो से पूछा जाएगा। एंड लास्ट आपका फोर्थ कैटेगरी है हार्ड प्लस लेस स्कोरिंग। तो इसमें आपका चैप्टर आ जाता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, थोड़ा सा टफ है बट ये 4 मार्क्स का ही है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी उसके अलावा कोई और चैप्टर्स को आप स्किप नहीं करो तो ही बेहतर होगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा दूंगी ना तो उसी में से लगभग आपके एरियाज रिलेटेड सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। वो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ही उसमें पूछा जाता है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन भी आप ना ही लो। तो ये सारे चैप्टर्स तो मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स कि कौन कौन से चैप्टर किस किस कैटेगरी में होना चाहिए, मैंने रेडी किया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम कि आपको मैथ्स को डेली पढ़ना है, मंडे से लेकर संडे तक। 7 दिन आपको मैथ्स को रेगुलर रखना है, ठीक है। एक दिन भी आपका मैथ्स स्किप नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, रटना नहीं होता है सिर्फ। तो उसके लिए आपको पर डे मैथ्स को कवर करना है। तो पर डे मैथ्स का बात करें तो 2 आवर्स आपको मैथ्स के लिए निकालने होंगे। अभी बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया होगा, चल रहा होगा, बिकॉज मेरे स्कूल में भी जनवरी में ही प्री बोर्ड हुआ था एंड स्कूल भी साथ ही में चल रहे थे। स्कूल तो मैंने बस कहो जनवरी में छोड़ ही दिया था। अगर आपके स्कूल वाले भी आपको परेशान करे, बिल्कुल स्कूल मत जाओ, प्री बोर्ड देने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ये कहेगा अगर कोई कि आपको क्लास करना होगा, अगर आप नहीं करते हो प्री बोर्ड नहीं दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्लास नहीं करते फिर भी आपको प्री बोर्ड देने के लिए आराम से मिलेगा, ठीक है। वो आपके स्कूल के इंटरनल है, वहां बोर्ड एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड भी बन के आ जाएगा, आप खुद से जाके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं मैं, तो मैथ्स आपको डेली करने हैं, ठीक है। एंड 2 घंटा आपको मैथ्स के लिए निकालना है। तो अब बहुत कुछ हो रहा होगा आपके साथ, टेस्ट भी हो रहे हैं, स्कूल में भी हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स भी हैं, एवरीथिंग है, ट्यूशन स्कूल है, बट फिर भी फ्रेंड्स अब आपको मिनिमम 6 आवर का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकालना होगा। अगर लास्ट 1 मंथ में भी अगर आप 6 घंटा अपने पढ़ाई के लिए नहीं निकालते हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 6 घंटा तो आपको मिनिमम निकालना होगा, उसमें से 2 घंटे आपको मैथ्स पे देने होंगे। मैथ्स में फर्स्ट आपको मैथ्स का एक फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं जल्दी दे दूंगी, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज आपके एक ही जगह पे होने चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो पलट पलट के पेज देखने में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो मैथ बेसिक के हैं उन्हें तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं एंड जो आपके मैथ स्टैंडर्ड वाले वो दोनों सुनिए, उन दोनों के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स को यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो पहले मैथ्स का जो फर्स्ट कैटेगरी है आपका इजी चैप्टर्स वाला, इजी प्लस स्कोरिंग, वो उससे स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड जो दूसरा स्टूडेंट है जिसे मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उससे एक एवरेज लेना है, एवरेज से कोई एक चैप्टर ले लो, फिर आपको हार्ड वाले से कोई एक चैप्टर ले लेना है, ठीक है। ऐसे एवरेज हार्ड चलते रहेगा तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा एंड फिर आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आप सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लोगे। कोई बच्चा को अगर एवरेज से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पहले इजी करे, खुद से उन्हें हिम्मत आएगी ना कि हाँ मुझसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, वो खुद पर खुद मैथ्स हार्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो, अब टोटल आपके पास 30 डेज का मैं टाइम टेबल आपको बता रही हूँ। आप वीडियोस आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके मैथ में टोटल 14 चैप्टर्स है। मैंने आपको क्या बोला, मैथ्स आपको डेली करने हैं। अगर आपने 14 डेज मैथ्स को लगातार कर लिया तो 14 डेज में आप मैथ्स का 1 शॉट देख के कंप्लीट कर लोगे। मैथ्स का आपका 1 शॉट कंप्लीट हो गया एंड आप एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन कर लोगे। ये 2 काम आपको 14 डेज में कर लेने, 14 चैप्टर्स 14 डेज, ये 2 काम आपको कर लेना है, 1 शॉट एंड एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन। ये 2 काम आप कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। 2 आवर्स तो आपने मैथ्स के लिए रखा है ना, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास बचते हैं 16 डेज। उन 16 डेज में आपको क्या करने हैं, जो चैप्टर्स आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी तो करना है।
मैथ्स में आपका मेन फोकस फ्रेंड आपका रिवीजन होना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना कोशिश करना कि करो, ठीक है। इन 16 डेज में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, वो करने की कोशिश करना और बीच बीच में रिवाइज करते रहना। 19 से लेके 11 मार्च तक मैथ्स में आपका रिवीजन बीच बीच में चलते रहना चाहिए, अदर सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में अगर आप छोड़ देते हो, लास्ट में अगर आप मैथ्स के लिए 3 डेज का सोच रहे हो 3 दिन में रिवीजन कर लेंगे सारे चैप्टर्स का, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में थोड़े थोड़े से मैथ्स के सारे क्वेश्चन को रिवाइज, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। रिवीजन आपको अपने नोट्स से करना है, मैथ्स के जो फॉर्मूला है उससे याद करना है, PYQ करना है। आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं, क्या समझा, क्या नहीं, वो डिसाइड करेगा जब आप PYQ सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे क्वेश्चन में। अब इस टाइम पे बहुत सारे टीचर फ्रेंड आपको नए नए जो है आपको बताएंगे कि आप ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो, एंड आपने ऑलरेडी पहले उनके कहने पे बहुत सारे बुक्स ले लिए हैं, एंड फिर न्यू एडिशन तो जो आपका पब्लिशर है वो न्यू पर न्यू तो देगा ही ना, क्योंकि जान रहे बच्चे प्रेशर में हो तो वो बुक खरीदेंगे ही। बट मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ऐसा जो बुक नहीं खरीद पा रहा है, बार बार इतने पैसे नहीं होते सभी के पास, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं एक उपाय बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं PYQ का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, सारे सेट्स का प्रैक्टिस करूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बायजूस है वो वाला ऐप पे आप जाना, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्री में है ये बायजूस वाला। मैंने ऐसे सिंपल सर्च किया था PYQ ऑफ क्लास 10, तो यहाँ पे बायजूस का पहले आ गया, मुझे ये सब फ्री में दिखा, कोई यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स का है, 2022 में गए हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन है। मैथ बेसिक वाले बच्चों के लिए भी PYQ है, यहाँ पे आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे PYQ आप डाउनलोड कर लो, विद सोल्यूशन है तो आप सोल्यूशन डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप एक काम कर सकते हो। और अगर आपने पहले क्वेश्चन बैंक खरीदा तो बस उतना करो, उतना इनफ होता है मैथ्स के लिए, ठीक है ना। मैथ्स के लिए उतना इनफ होता है, NCERT आपके एग्जाम्पल ये सब इनफ होते हैं, ठीक है। ये तो काम कर लिए, और भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, आप चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आप बोलोगे मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो, फ्री का कुछ मॉक टेस्ट है जो मैंने सर्च किया, मुझे समझ आया, वो एक है आपका स्टडीज टुडे, वहां पे फ्री मॉक टेस्ट आप क्लास 10 वाले स्टूडेंट दे सकते हो। फिर टॉपर लर्निंग, वहां से आप जाके दे सकते हो। फिर माई CBSE गाइड, तो वहां से भी जाके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट आई थिंक आपको वहां से देने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पीछे बताया है PYQ के डिफरेंट डिफरेंट सेट से आप वो कर लो, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लो, दैट्स इनफ, ठीक। तो इस तरह से जो बचे हुए 16 डेज है उसमें आपको अपने PYQ सारे चैप्टर्स के करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से सैंपल पेपर जरूर करने हैं, एंड कोशिश करना है मैथ्स का जितना क्वेश्चन हो सके माइंड में नहीं कि हाँ मैंने देख लिया मुझे समझ आ गया, नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं। क्वेश्चन देखा आपने ना तो कॉपी पेन उठाओ हाथ में और उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, भले ही आपको आता हो, क्यों ना आप उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर दो, 1 मिनट में सॉल्व कर दो, बट कॉपी पेन उठाओ, उसको लिखो कॉपी पे, ठीक है ना। आपको माइंड में आ गया, सॉल्व आपको अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब वही क्वेश्चन आपको वहां बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ना तो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ इज जस्ट अ प्रैक्टिस। मैं ऑलवेज सारे वीडियोस में यही बोलती हूँ कि मैथ में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियोस आप ये सारी चीजों को फॉलो करो। यहाँ पे मैं आपको कुछ टाइम टेबल दिखा दे रही हूँ कुछ इस टाइप से कि मैथ्स आपको डेली कर लेना है। फिर एक दिन आपने वहां पे साइंस के लिए रखा, फिर नेक्स्ट डे आपने साइंस एंड मैथ कर लिया, फिर आपने मैथ्स और साइंस ले लिया, फिर SST मैथ्स कर लिया, मैथ्स SST कर लिया, फिर मैथ्स हिंदी इंग्लिश मैथ्स। मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिए हैं बिकॉज आपको बोर्ड एग्जाम सारे सब्जेक्ट का देना है, मतलब सारे सब्जेक्ट ले लिया बिकॉज सारे सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। सिर्फ मैथ्स का तो देना नहीं है, मैथ्स के साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट भी करने हैं और अदर सब्जेक्ट भी करने हैं, एंड स्कूल एंड ट्यूशन एवरीथिंग है। तो 2 सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना दिया। अब वो आप पे कि अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट कर सकते हो तो फिर वाई नॉट, क्यों ना करो, बिल्कुल करो। बट अकॉर्डिंग टू मी जो एवरेज स्टूडेंट है वो 2 सब्जेक्ट ही एक दिन में करे तो ही बेहतर होगा, एंड उनका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज इतना मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए कर रही हूँ। इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। और कोई चैप्टर्स अगर आप चाहते हो कि मैं वो चैप्टर पहले आपको पढ़ा दूं तो उसके लिए कमेंट कर देना, जिसका भी कमेंट रहेगा वो चैप्टर में जल्दी मतलब उसको पहले कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।